रिलेशन चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली थी और उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे कि रिलेशन क्या होता है। उससे पहले हमने सेट चैप्टर भी पढ़ लिया था कि सेट क्या होता है। सेट के हेल्प से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के हेल्प से हमने रिलेशन पढ़ा और रिलेशन में हमने ये पाया कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में से स्पेसिफिक एलिमेंट्स लेकर हमने सेट में से ए क्रॉस बी में से रिलेशन सेट को बनाया। रिलेशन इज आल्सो ए सेट, ऑर्डर पेयर का सेट होता है। अब इस कंसेप्ट के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास आता है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, बेसिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, कैलकुलस के अकॉर्डिंग। आगे जितने भी आपको मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पढ़ने हैं 11 12 क्लास के बाद और 12 क्लास के अंदर स्पेशली कैलकुलस, उसकी बैकबोन है नेक्स्ट चैप्टर इज फंक्शन। एक्चुअली इनफैक्ट हमको ऐसा कहना चाहिए कि फंक्शन का एक स्पेशल टॉपिक, फंक्शन का एक स्पेशल टाइप हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, जिसको हमने कम से कम 15 दिन 12 13 14 दिन या 15 दिन तक पढ़ा। वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको हमने फंक्शन के रेफरेंस में पढ़ा ही नहीं है कि फंक्शन क्या होता है, लेकिन बोला जरूर था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। मतलब फंक्शन एक ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है 11th क्लास की मैथ्स के अंदर, जो कहीं पर भी कभी भी किसी भी चैप्टर में आ जाता है और बहुत ही बेसिक माना जाता है 11th 12th क्लास के अंदर। जिसको फंक्शन नहीं आता उसको मैथमेटिक्स 11 12 की कैसे समझ में आ गई, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन भी एक सेट ही होगा, ये बता देते हैं आपको, ठीक है। एक सेट ही है स्पेशल टाइप, मतलब एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है ऐसा होगा। मतलब हमने सेट्स पढ़ा, सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने रिलेशन, अब रिलेशन से हम क्या बनाएंगे, सेट्स बनाएंगे। स्पेशल टाइप के रिलेशंस को ही हम सेट बोलते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन ये बोली जा सकती है सेट से। लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन सेट्स की अगर हम लिखते हैं तो वो एकदम अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ में नहीं आती कि क्या है ये सर क्या बोल रहे हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये और एवरी दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। इनफैक्ट ऑफ कोर्स ऐसा कहना चाहिए कि ये देखकर ऐसा लगता है कि सर क्या उल्टा सीधा क्या क्या लिख दिया आपने, उल्टा ए बना दिया, उल्टा ई बना दिया और अजीब अजीब से नोटेशंस लिख रहे हैं सर। क्या मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो सर आप ये 11 क्लास के अंदर? 10 तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखता था हमको, दूर दूर तक। तो वो दूर दूर तक थी भी 10 की मैथ बच्चों के लिए, 11 की मैथमेटिक्स। और हायर वर्ड कई बार बोल चुका हूँ, उसको ड्रॉप मत करना। हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप, तो हायर मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए थोड़ा लेवल भी हाई करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। सो फंक्शन को समझने के लिए हमने ये डेफिनेशन लिखी है और ये डेफिनेशन एकदम इजीली समझ में नहीं आती है, तो इसको समझाने के लिए मेरा एक पॉपुलर एग्जांपल है जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं पिछले कई सालों से, वो हमेशा उस एग्जाम्पल को याद रखते हैं। कम से कम 15 साल 12 साल पुराने बच्चे भी से अगर मैं पूछता हूँ ना तो वो एग्जाम्पल उसको आज भी याद है कि फंक्शन तो सर वो बोलता है ये चीज सर फंक्शन में आपने ये एग्जाम्पल दिया था। आपको भी याद रखना पड़ेगा, रखें याद। अगर मुझसे पढ़ रहे हैं किसी से भी पढ़े आगे, याद जरूर रखें, इसको आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। फंक्शन को समझने के लिए एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। मान लो एक क्लास जिसमें 30 स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना आपने, कहानी जैसी बात कर रहा हूँ, सिंपल। एक क्लास है, 30 बच्चों की क्लास है, 30 स्टूडेंट्स की क्लास। अब उन 30 स्टूडेंट्स की क्लास में टीचर ने ये कंपल्सन किया है, कंपल्सरी कर दिया है, हर स्टूडेंट को 5 बुक्स लेकर आनी। अब हर स्टूडेंट को 5 बुक्स लेके आनी तभी वो क्लास के अंदर इंटर होगा, अदरवाइज वो क्लास के बाहर, और उसकी काउंटिंग उस क्लास में नहीं होगी उसकी। तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि बताओ 24 जुलाई को क्लास में कितनी बुक्स आएंगी? 24 जुलाई की बात कर रहा हूं मैं, बहुत आगे है वो दिन नहीं है ना। तो कुछ स्टूडेंट का एकदम जवाब आता है मेरे पास, क्या जवाब आएगा बताओ आप? F raised to n books. हाँ, F raised to n books. या n books. मैंने ये बोला है कि हर बच्चे को 5 बुक्स लेकर आनी है। पता नहीं आप क्या जवाब दे रही हो, बहुत ही टिपिकल और अजीब सा सर 150 था ना। 150 बस 150 मैंने ये पूछा कि पांच बुक्स सब बच्चों को लेकर आनी है और 24 जुलाई को क्लास में कितनी बुक्स आएंगी, तो आपने क्या आंसर दिया तनिष, कौन थी, मयंक, सैनी? अब वो n बुक्स जरूरी थोड़ा है कि सब 150 लेकर आए, कंपलसरी एन बुक्स बोली ना आप, इसलिए थोड़ा सा बुक्स तो 5 लानी है ना, फिक्स है।
आप ये बोल सकती थी, आपके आंसर में थोड़ा सा आपने गड़बड़ कर दिया और आपका आंसर अच्छी तरह से सही नहीं बोल पाई आप। आपकी जो भावना है वो मैं समझ गया और वो सही भी थी। सभी ने 150 आंसर बोला है, 150 आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहे हैं, लेकिन वो भी अब सोचेंगे नहीं यार ऐसे कैसे 150। ये डिपेंड करता है कि उस दिन कितने बच्चे आए थे। जैसे आप बोले ना जरूरी नहीं है, तो जरूरी नहीं तो आपको ये बोलना था सर उस दिन कितने बच्चे आए हैं उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 24 जुलाई तो तरुण सर का बर्थडे है। तो तरुण सर का बर्थडे है तो हम तो स्कूल नहीं आ रहे, हम तो एक भी बच्चा नहीं आया, अब क्या करोगे आप फिर? जीरो बुक्स आएगी। और सभी आगे नहीं नहीं हम तो आएंगे, हमें नहीं करना, तो सारी 150 बुक्स आ जाएगी। और 10 आगे बोले नहीं सर हमको तो पढ़ना है, रहता है किसी को भी हमको तो पढ़ना, हम तो आएंगे सर। ठीक है 10 स्टूडेंट आए तो 10 इंटू 5 50 बुक्स आएगी। मतलब ये हुआ कि उस दिन क्लास में जो बुक्स आनी है वो किस पे डिपेंड करेगी, उस दिन कितने स्टूडेंट्स आए इंटू 5। ये करेक्ट आंसर होगा, ना कि 150 बुक्स। 150 बुक्स आप तभी बोल सकते हो जब उस दिन पूरे 30 बच्चे आए हैं, क्योंकि बाद में अपकमिंग डेज की बोल रहा हूँ, इन फ्यूचर बोल रहा हूँ कि बताओ उस दिन कितने बच्चे प्रेजेंट थे। ठीक है, तो जितने बच्चे प्रेजेंट थे इंटू 5 ये अपना सही आंसर होगा। 5 का मल्टीप्लाई करने पर उतनी बुक्स आएंगी। तो स्टूडेंट्स के आने से बुक्स आएंगी, इसी चीज को हम अभी बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली चल रहे हैं, बिल्कुल अभी कहीं कुछ मैं सही नहीं ना। हाँ तो सर क्या हो गया इसमें, क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ? अब बोल रहा हूँ ना, अब मैं इसलिए लगा इसमें देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि उस दिन जो बुक्स आई हैं मेरे पास, या ना बुक्स का जो आना है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट्स पे जब बुक्स डिपेंड करती है, तो जब कोई चीज या कोई वेरिएबल, अब मैथ्स की लैंग्वेज आएगी देखो, जब कोई वेरिएबल या बुक से वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल मतलब वो स्टूडेंट से डिपेंड करती है, तो उसको मैथमेटिकली हम ऐसा बोलते हैं, डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट का फंक्शन बोलते हैं। मतलब एक तरह का रिलेशन तो हो ही गया उसमें, 5 टाइम्स वाला रिलेशन चल रहा है उसमें। देखो y और x 5 टाइम्स रिलेटेड है, ये रूल्स टीचर ने बनाया। टीचर 3 टाइम्स बोलता तो 3 टाइम्स आती, जो टीचर बोलेगा उसके अकॉर्डिंग बुक्स आ जाएगी, वो रूल्स चेंज कर सकता है। अब रूल्स क्या क्या चेंज हो सकते हैं उसी के हिसाब से हम टाइप्स ऑफ द फंक्शन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो एक तरह का रिलेशन तो हो गया। अभी x और y में 5 टाइम्स वाला रिलेशन तो है, रिलेशन तो बन रहा है, x और y एक दूसरे से 5 टाइम्स कनेक्टेड। तो जो बुक्स का आना है वो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, तो हम ये बोलते हैं बुक्स आर फंक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। इन जनरल फंक्शन क्या है? फंक्शन एक का दूसरे वेरिएबल डिपेंडेंस होना, जब जो डिपेंड करता है उसको इंडिपेंडेंट का फंक्शन बोलते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन हो गई। अगर हम इसको और दूसरे एग्जांपल से समझें कि मान लो एक बलून है, गुब्बारा ना, फुग्गा बोलते हैं इसको अपन, बलून, उसके अंदर अपन हवा भरते हैं, तो जैसे जैसे उसके ऊपर हवा भरते हैं वैसे वैसे वो फूलता जाता है। तो हम ये बोलते हैं गुब्बारे का फूलना, बलून का एक्सपांड होना, उसके अंदर एयर जैसे जैसे भरती जाएगी उस पर डिपेंड करेगा। तो बलून का फूलना फंक्शन है उसमें भरी हुई एयर का, ऐसा बोला जाता है। सर्कल को देखो आप, सर्कल का जैसे जैसे रेडियस चेंज करता जाएगा वो बड़ा होता जाएगा, मतलब सर्कल का एरिया चेंज होता जाएगा जैसे जैसे मैं क्या करता जाऊंगा, उसकी रेडियस चेंज करता जाऊंगा। हम ये बोलते हैं कि एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एरिया इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस, रेडियस का फंक्शन है, क्योंकि रेडियस चेंज होती जाएगी तो एरिया चेंज होता जाएगा, स्टूडेंट चेंज होते जाएंगे तो बुक्स चेंज होती जाएगी, हवा भरते जाएंगे उसमें चेंज करते जाएंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होता जाएगा, उसका फुलना चेंज होता जाएगा, कितना एक्सपांड हो रहा है वो चेंज होता जाएगा। सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर के अंदर दो दो चीजों पर उसकी उसका वॉल्यूम डिपेंड करता है, उसकी रेडियस चेंज करते जाए सिलेंडर की तो भी वॉल्यूम चेंज होता है, उसकी हाइट को चेंज करते जाए, बड़ा करते जाए तो भी उसका वॉल्यूम चेंज होता है। हम बोलते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम दो दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है, रेडियस और हाइट पर। अब वो दो दो वेरिएबल पर डिपेंड करने वाली चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, अभी अभी हम एक वेरिएबल पे डिपेंड करने वाली चीजें ही पढ़ रहे हैं, मतलब सिर्फ दो वेरिएबल में कनेक्शन वाली बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एरिया रेडियस का फंक्शन है, बुक्स स्टूडेंट का फंक्शन है, बुक्स अपनी मर्जी से चलकर क्लास में कभी नहीं आएगी, उसको कोई ना कोई स्टूडेंट लेकर आएगा। और रिलेशन टीचर ने डिफाइन किया उनके बीच में, कुछ ना कुछ मैपिंग बनाइए। मैपिंग क्या बनाइए कि वो उसका 5 टाइम्स होना चाहिए, उसका 3 टाइम्स भी कर सकता था, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी बना सकता था। अब ये देखो आगे जो वर्ड बोले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, तो मैं बोलता जितनी बुक सही है उसका साइन ले लो। अब साइन ले लो तो उसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे, वो हमें आता है करना, मतलब वो
क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी होते जाएंगे, और इसलिए हम टाइप्स ऑफ द फंक्शंस पढ़ेंगे। बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं हमको फंक्शंस के, और हर फंक्शन की डिटेल्स में उनके बारे में याद रखनी है कुछ बातें जो सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर मतलब यूँ कहा जाता है कि बेसिक बातें होती हैं फंक्शन की जो हमें याद रखनी है। जिस चीज को मैंने बोला है कि स्टूडेंट्स के आने से बुक्स आएगी और बुक्स स्टूडेंट का फंक्शन होती है, उस चीज को मैं बोर्ड पे वापस एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इस चीज को समझाऊंगा इसी से, ये जो लिखा हुआ है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ये फॉर एवरी एक्स का मतलब है एक्स मतलब स्टूडेंट्स। फॉर एवरी वन स्टूडेंट देयर एग्जिस्ट 5 बुक्स, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं फॉर ईच, फॉर ऑल, फॉर एवरी। वन स्टूडेंट 5 बुक्स, 5 स्टूडेंट 25 बुक्स, 7 स्टूडेंट 35 बुक्स, 0 स्टूडेंट 0 बुक्स, 30 स्टूडेंट्स 150 बुक्स। 30 से ज्यादा है ही नहीं मेरे पास, लिमिटेशन है क्वेश्चन को जो अपन ने लिया एग्जांपल, एक टाइप का एग्जांपल है फंक्शन, हमारा यहाँ पर फंक्शन का एक एग्जांपल है, वो टाइप है। तो और सच दैट क्या लिखा हुआ है y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx का मतलब है y x से किस रूल से कनेक्टेड है। रूल क्या था, fx का मतलब यहाँ पर f into x नहीं है, f फंक्शन के लिए यूज किया है, जो y है मतलब बुक्स x पर डिपेंड कर रही है, मतलब किस पे डिपेंड कर रही है, स्टूडेंट्स पर डिपेंड कर रही है, तो y को x का फंक्शन बोलते हैं। और इसे हम f such that x to y is known as फंक्शन के डोमेन और ये कोडोमेन, ये आगे मैं बता रहा हूँ आपको। और पहले जो बोला उसको वेन डायग्राम से समझते हैं, पिक्चर से जल्दी समझ में आती है चीजें हमें। ये x है और ये y, मतलब ये हमारी थ्योरी का स्टूडेंट है और ये हमारी थ्योरी का बुक्स, एग्जांपल का बुक्स। और थ्योरेटिकली तो हम x और y लिखेंगे, समझने के लिए मैं स्टूडेंट एंड बुक्स लिख रहा हूँ। इनके बीच में एक रूल बनाया 5 टाइम्स 5x, जिसको हम f बोल रहे हैं। f रूल बनाया मतलब कनेक्शन, दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनेगी। कैसा रिलेशन है, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, हर टाइप का रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, वो इसकी रिलेशनशिप की कंडीशन से भी आपको समझ में आ जाएगा, फंक्शन की कंडीशन से। 0 स्टूडेंट आए 0 बुक्स आएगी, 1 स्टूडेंट आया 10 स्टूडेंट्स आएंगे तो 50 बुक्स आएंगी, 20 स्टूडेंट्स आएंगे तो 100 बुक्स आएगी, 25 तो 125 आएगी, और 30 है तो 150 बुक्स। यही बोला है। हम ये बोल रहे हैं कि ये बुक्स हैं, ये जो बुक्स हैं वो बुक्स आर फंक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, सेट से वेन डायग्राम बनाया है, देखो ना सेट्स की बात कर रही। जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का सेट है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सेट है ना। बाद में इनके कुछ नाम दे देंगे अपन, अभी तो मैं यही बोलूंगा जितना बड़ा है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का सेट और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सेट। ये सेट इसलिए क्योंकि सब वेल डिफाइंड है ना, यहाँ पर 7 कभी नहीं आएगा और यहाँ पे 2.5 भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बुक्स है, ये बुक्स स्टूडेंट का फंक्शन है, इसको मैथमेटिकली नोटेशन हम ऐसा लिखेंगे p इक्वल टू fs। इसका मतलब ये नहीं है कि f into s, कभी नहीं सोचना। ये मतलब है f के बाद ब्रैकेट में लिखा है, कभी g भी लिखा हो सकता है, f भी लिखा हो सकता है, x t भी लिखा हो सकता है, h भी लिखा हो सकता है। जनरली f यूज होता है 90%, पर यहाँ पर g भी आ सकता है। जब 2 या 3 फंक्शन की बात करेंगे, अभी एक की बात चल रही है, इसलिए बोल रहा हूँ कि f ही हमेशा फिक्स है, ऐसा जरूरी नहीं। g भी आता है कभी कभी, ऐसा g भी हो सकता है, h भी हो सकता है। जनरली f g h यूज होते हैं फंक्शन के लिए, इस तरह से भी यूज होता है। तो अभी तो हम सिर्फ f यूज करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि बुक्स स्टूडेंट का फंक्शन है, मतलब ये जो चीज मैथ्स में आज के बाद दिखेगी ना, तो इसका मतलब ये मत पढ़ना कि b इक्वल टू f इनटू s, बस मैं ये चीज चाहता हूँ। आप इसको ये पढ़ोगे बुक्स आर फंक्शन ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे बुक्स और स्टूडेंट तो होंगे नहीं एग्जाम में, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में। क्वेश्चंस तो f और s कुछ भी हो सकते हैं, सॉरी b और s कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो हम b को डिपेंडेंट वेरिएबल को, जो बुक्स है जो डिपेंड कर रही है, अपने आप तो आएगी नहीं, जो डिपेंड करती है ना उससे y से बताते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल हम ऑलवेज y से बताने, अगर आपको याद हो तो छोटी छोटी क्लासेस में भी हम ऐसे लिखते थे 3 माइनस x, और फिर ऐसे टेबल भी बनाते थे तो x y। रीजन ये होता था कि y को लेफ्ट पे रखना है, x को उधर रखना है, x से करते जाएंगे तो y भी ऊपर जाएगा।
ये करते थे, पर आप वो फंक्शन के बारे में नहीं सर, एक्स और वाई ऑर्डर पेयर लेना है, ग्राफ बनाना है, तो उसके हिसाब से सोचते थे। पर आपको इसका बेसिक अब पता लगने लगा ऐसा क्यों लिखते थे, ये एक्चुअली फंक्शन का फॉर्म में लिखा जाता था। तो y और इक्वल टू एफ एक्स, x का मतलब है स्टूडेंट, y b का मतलब है यहाँ पर, s का मतलब स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट स्टूडेंट मतलब x, b मतलब बुक्स मतलब y। हम ऐसे लिखा ना, बुक्स आर फंक्शन ऑफ स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x, ये पढ़। तो आज के बाद अगर ये नोटेशन ऐसा दिखा मैथ्स में, तो इसका ये मतलब है कि ये दो वेरिएबल के बीच में डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का रिलेशनशिप है, जो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होने के कारण नाम जाना जाता है, नाम से जाना जाता है फंक्शन। अगर मैं ऐसा लिख दूं a इक्वल टू एफ आर, और बात सर्कल की चल रही है, क्योंकि किसी और चीज के बारे में हो सकती है ना, ऐसा थोड़ी कि सर रेडियस हमेशा मतलब एरिया हमेशा सर्कल पे डिपेंड करता है, वो भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है ना। तो उसके लिए हम वी नोटेशन यूज करेंगे, किसके लिए, स्फीयर के लिए, और भी कोई चीज हो सकती है किसी के लिए। तो हम अगर सर्कल की बात कर रहे हैं, तो सर्कल का एरिया हम ऐसा बोलते हैं, एरिया इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। जैसे जैसे सर्कल की रेडियस चेंज करता जाऊंगा, उसका एरिया चेंज होता जाएगा। मैथ्स में हम उसको ऐसे लिखेंगे, हम जो वर्ड्स में बोल रहे हैं ना, सर्कल की रेडियस चेंज करते हैं तो उसका एरिया चेंज होता है, ठीक है, बहुत सिंपल बात है, वो तो हर कोई समझ जाएगा ना। 7th 8th का बच्चे को भी मैं बोलूंगा देखो रेडियस चेंज होता है सर्कल के, हाँ, लेकिन 11th का बच्चा उसको ऐसे लिखेगा, a इक्वल टू एफ आर, नोटेशन बना दिया इसको, दो वेरिएबल के बीच में रिश्तेदारी डिफाइन कर दी हमने, और ये रिलेशन तो है, रेडियस में चेंज हो रहा है तो एरिया में चेंज हो रहा है ना। कैपिटल, जैसे भोपाल इज द कैपिटल ऑफ एमपी, तो उसमें रिलेशन है, तो यहाँ पे भी ये रिलेशन दे रखा है, रेडियस की चेंज होने से एरिया चेंज होता है, पाई आर स्क्वायर रिलेशनशिप होती है उसके अंदर, आपको पता है। नाउ अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे पहुंचते हैं। देखो, फॉर एवरी एक्स, मतलब ये अपना एक्स है, ये एक्स, दिस इज एक्स। जैसे जैसे x चेंज होता जाएगा, ये x की वैल्यू से, उससे y चेंज होता जाएगा, इसको स्मॉल y से बताते हैं। जिसमें स्मॉल x रहते हैं उसका जो सेट बनता है, मतलब जो स्टूडेंट्स का सेट है उसको कैपिटल X से बताते हैं, और जो बुक्स का सेट है उसको कैपिटल Y से बताते हैं, और ऐसा लिखते हैं f such that x to y। ये जो x है इसके हर एलिमेंट के लिए, इसलिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा जाता है each। बहुत ध्यान से सुनना, each इसलिए बोला कि फॉर एवरी लिखा है, देखो, लेकिन इधर फॉर एवरी नहीं लिखा है, इधर क्या लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट। इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्टेंस, उपलब्ध होना, उसका प्रेजेंट होना। तो अगर x लिया ना तो y मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा उधर y आपको, इधर x है तो उधर y मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो y उधर मिलेगा वो यूनिक होगा। बस यही चीज यूनिक और ईच वर्ड से रिलेशन में और सेट के अंदर, रिलेशन में और फंक्शन के अंदर डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है। नहीं तो एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन बोल देते तो फिर अपन फंक्शन पढ़ते ही नहीं, रिलेशन ही पढ़ते ना, क्यों पढ़े फंक्शन। एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन बोल दे तो नहीं, कुछ डिफरेंस है, डिफाइन में यहाँ पर चेंज करा है। वो चेंज देखो क्या है कि हर x के लिए इधर एक यूनिक y मिलेगा। यूनिकनेस का मतलब क्या है वो समझाता हूं मैं। और ये जो x की वैल्यूज हैं इसको हम बोलते हैं, x की वैल्यूज का जो सेट होता है कैपिटल X, इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, और इसको df से डिफाइन करेंगे, df से डिनोट करेंगे। डोमेन मतलब x की वैल्यूज का सेट, उसमें भी यही था फर्स्ट फर्स्ट रिलेशन के अंदर भी, इसमें भी x वही है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनेंगे ना, 0 0 1 5 3 15 10 50 20 100 ऐसे लिखेंगे अभी हम। और ये जो आएगा यूनिक y, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन, ये कोडोमेन। अब यहां फॉर एवरी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे 200 लिख सकता हूं। आपका माइंड में दिमाग आ रहा है सर कैसे लिख दोगे, 200 बुक आई कैसे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैंने जो एग्जांपल लिया है ना, थोड़ा पेशेंस रखें, अभी अपन शुरुआत करिए, बहुत सारी चीजें पढ़नी है ना। तो अभी जो मैंने एक एग्जांपल लिया है ना, फंक्शन का एक पर्टिकुलर टाइप है, मैंने आपसे कहा टाइप से तो फंक्शन पढ़ेंगे, खूब सारे टाइप पढ़ने। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप है जिसके अंदर इधर ऐसा हो रहा है कि कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें नहीं है कोडोमेन में, और ना ही डोमेन में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, लेकिन ऐसा हो सकता है।
पर अगर मैंने इधर मान लो 31 भी लिख दिया और उसके लिए उधर कुछ भी नहीं मिला तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। क्यों? अगर x है फॉर एवरी x तो उधर y मिलना ही मिलना चाहिए। ऐसा कहाँ लिखा है कि देयर इज y, वहां पर जो यहाँ पर एक हर y के लिए इधर x मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ। हर x के लिए y मिलेगा। तो यहाँ तो कभी भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होंगे। ये जो x की वैल्यूज हैं इनको हम बोलते हैं प्री इमेजेस। इनको क्या बोलते हैं? प्री इमेजेस। x की वैल्यूज नाम थोड़े अजीब अजीब से आ रहे हैं, डोमेन, यूनिक, प्री इमेजेस, कोडोमेन, सब समझ में आते जाएंगे वर्ड्स। ईच और ये y की जो वैल्यूज हैं इसको हम बोलते हैं इमेजेस। y क्या है? इमेजेस। y की वैल्यूज को इमेजेस बोलते हैं, x की वैल्यूज को प्री इमेजेस बोलते हैं, x की वैल्यूज के सेट को डोमेन बोलते हैं। इसके हर मेंबर के लिए इधर यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए और ये यूनिक एलिमेंट जो मिलता है जो y, उसको इमेजेस बोलते हैं। y की वैल्यूज के सेट को, जितनी भी y की वैल्यूज हैं, भले उसके लिए इधर x मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, वो सब मिलाकर क्या होता है? वो डोमेन। जैसे 200 के लिए इधर भले नहीं मिल रहा लेकिन इधर हो सकता है 200। अभी मैं हटा देता हूँ इसको, तो समझाने के लिए बोल रहा, हमारे क्वेश्चन में नहीं है। किसी क्वेश्चन में ऐसा आएगा, वो एग्जांपल दूंगा मैं, वेट करें, वो भी आएगा एग्जांपल कि कैसे होगा। वो मैथमेटिकल एग्जांपल होगा ऑफ कोर्स। अभी तो हमारे हिसाब से आपको ये लग रहा है कि इधर के हर एलिमेंट के लिए इधर एलिमेंट है, इधर के हर एलिमेंट के लिए इधर एलिमेंट है। वो फंक्शन का एक स्पेशल टाइप होने के कारण आप अपने आप जितना सोच रहे हैं सब सही चल रहा है। y को, y के एलिमेंट्स को हमने कोडोमेन नाम दे दिया और x के एलिमेंट्स को हमने डोमेन नाम दे दिया। और इसके लिए दो वर्ड यूज करें, ईच एंड यूनिक। आपको बताएं हम, अगर मतलब बड़ी बात तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो पढ़ के गए हैं, अगर आप उनसे पूछो, जब वो टेंशन में नहीं हो, स्ट्रेस में नहीं हो, एग्जाम का माहौल नहीं हो, फिर भी पूछो व्हाट इज फंक्शन, दे आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट जो पढ़ के गए हैं पास्ट ईयर्स में मुझसे, मुझे लगता है कम से कम 1000 स्टूडेंट तो जवाब दे देंगे। 1500 का बहुत सारी, क्योंकि क्लास में कई बच्चे होते रहते हैं, कई बार अभी भी हुआ आप में से, आप भी काउंटिंग में आओगे अगले सालों में, कि व्हाट इज फंक्शन। इवन आई आस्क्ड आफ्टर 5 years, दे से सर ईच एंड यूनिक, ये वर्ड यूज करते हैं। अब कुछ का अरे सर पता ही नहीं, हम तो भूल गए, जरा रे मस्ती मारते थे सर, क्या पढ़ाई करना है ये वो। सबके अपने अपने आइडियोलॉजी होती है ना, सबके अपने अपने कंसेप्ट होते हैं, तो वो अपने हिसाब से मस्ती में रहते हैं, तो कोई बात नहीं। जिसने पढ़ा है, ध्यान से समझा है, मैं उनकी बात करता हूँ, इसलिए मैंने 500 ऐसे ही हटा दिया आउट ऑफ 1500। तो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन ईच एंड यूनिक, इतना वर्ड अगर आप किसी टीचर के सामने भी बोल देते हो ना, ही विल बी इम्प्रेस्ड, अरे यार बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, इतना बढ़िया डेफिनेशन बोल दिया आपने, क्या फिर आगे आप एक्सप्लेन करें या ना करें वो अलग की बात है, लेकिन ईच एंड यूनिक भी इनफ होता है। अब ईच एंड यूनिक का मतलब क्या है, ये आपको भी समझाया मैंने कि फॉर एवरी स्टूडेंट ईच देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट। ये यूनिक का नोटेशन है, देयर एग्जिस्ट यूनिक, यूनिक वर्ड लिखते नहीं है क्योंकि मैथमेटिकल नोटेशन है ना, देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट इन कोडोमेन एंड इट इज ए टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप का रिलेशन है। इसका मतलब क्या है यूनिक का, वो देखो आप। यूनिक का मतलब ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ एक x लिखा और उसके लिए यहाँ x लिखा, एक मान लो ये स्टूडेंट है, उसके लिए आपको दो दो बुक्स मिल गई, दिस इज नॉट यूनिक। यूनिक का मतलब समझते हैं ना? यूनिक का मतलब क्या होता है, बोलते हैं जनरली गर्ल्स, मेरा ये नेकलेस सेट या मेरा ये जो इयरिंग है वो एकदम यूनिक है, मेरी जो ड्रेस है ना वो यूनिक है, किसी और के पास नहीं है, उसके जैसा और कोई नहीं, मैं एकदम यूनिक हूँ, आई एम यूनिक, ऐसा भी बोलते हैं कई बार हम लोग। तो सबका अपना एक यूनिक वे होता है ना, पढ़ाने का। टीचर के बारे में बात करें, अपना लाइफ स्टाइल का अपना यूनिक वे होता है। यूनिक वर्ड हम कई बार यूज करते हैं। यही बात है कि x1 के लिए एक ही y1 मिलना चाहिए। अगर x1 के लिए एक y1 मिल रहा है, x1 के लिए एक और y मिल रहा है, दो y मिल रहे हैं x के लिए, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक स्टूडेंट आने पे 5 बुक भी आ रही है और एक स्टूडेंट आने पे 15 बुक भी आ रही है, ऐसा बोल रहा हूँ, तो वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो यूनिकनेस को खत्म करता है। यूनिकनेस होना चाहिए, यही डिफाइन किया है इसके अंदर, स्पेशल डेफिनेशन दी है। लेकिन रिलेशन में तो किया है आपने, देखो ना, 15 150 150 100 1125, 1 को 11 12 13 लिखा था, 2 1 2 2 2 3 3 1 3, मतलब एक के साथ में दो दो तीन तीन वाई लिखे थे ना वहां पर आपने ऑर्डर पे।
पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। एक एक के लिए, एक एक्स के लिए एक ही वाई मिलेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है, दिस इज नॉट यूनिक, नॉट फंक्शन, लेकिन इसका अपोजिट ऐसा हो सकता है। x1 x2 x3 और उधर क्या है y1, एक अकेला है, ये दिस इज फंक्शन, दिस इज यूनिक, इट इज फंक्शन, नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। जैसे मैं ये बोलूं कि इधर तीनों रानियां हैं, तीन रानियां हैं, और इधर एक राजा दशरथ है, रानियां तीन हैं, पता है ना, रामायण देखी होगी थोड़े दिनों पहले। तो तीनों रानियां कौन कौन सी थी रानियां, उनके नाम पूछूंगा किसी से, कोई बताएगा? कोई तो बता देगा यार, एक तो होगा। उर्मिला, हाँ नहीं उर्मिला नहीं, सॉरी। ओ तो बताओ, हो गया। तो बताओ। हाँ बताओ। तो वो क्या था, केकई हाँ हाँ, और तो देखो केके सबसे पहले याद है तुमको ना, जिसने वनवास दिलाया, ठीक है। हाँ, सब मुझे म्यूट कर दिया दिव्यांश ने। दिव्यांश, क्यों म्यूट कर दिव्यांश दिया। किधर है? दिव्यांश एक मिनट रुको। दिव्यांश मोगरा को बताने दो, अभी देखो मजा आएगा। दिव्यांश मोगरा बताओ, तीनों रानियों के नाम बताओ। सर मेरे कान में सर आवाज चुभ गई थी, इसलिए सर मैंने करा है। हाँ चलो, आपकी आवाज मुझे चुप नहीं रही है, आप तो बता, बहुत अच्छी लग रही है आपकी आवाज, बहुत मीठी है, बोलो। और सर केकई मैंने थी। रामायण नहीं देखी। अरे क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा मत करो यार, अपन यार हैं, अपन हिंदू लोग हैं यार, कम से कम है, ऐसी बात सर मत करो मैंने क्या यार। कहना है? महाभारत देखी, वो रामायण रह गई। अरे रामायण नहीं भी देखी तो भी तो नाम तो याद होना चाहिए यार, तुम तो ये बोलते सर हो मैं राम बताऊं? सीता भाई बहन थे, हद है यार। चलो, एक तो केकई बता दी, एक कौशल्या, और एक और सुमित्रा। बताओ। सुमित्रा। सुमित्रा, हाँ, यस सर। सुमित्रा, केकई और सुमित्रा, केकई और एक और बोलो। सर कौशल्या। 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 ये तीनों सर रानियां पता हैं, नहीं। एक ही राजा दशरथ, तीन रानियों का एक राजा, फंक्शन है। अगर रानियां किसमें हैं, डोमेन में, और राजा जी कहां बैठे हैं, को डोमेन में, ठीक है। तो तीन रानियों का एक राजा, इसका उल्टा करें तो एक रानी का तीन राजा, वो फंक्शन नहीं है। आजकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, पुराने टाइप की बात कर रहा हूं मैं, राणा राजा रानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तीन रानियों का एक राजा, रानियां डोमेन में बैठी हुई हैं और राजा को डोमेन में बैठे हैं, तो फंक्शन है। लेकिन इधर एक रानी और दो राजा कर दें तो फंक्शन नहीं है, मतलब एक रानी के दो राजा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ ना, समझ गई ना, हाँ ये जहां तक इधर से इसी बात में बहुत पुरानी बातें चल रही है हमारे पास। तो डोमेन में अगर रानियां हैं और वो डोमेन में राजा है, तो तीन रानियों का एक राजा से अपन समझ सकते हैं वो फंक्शन नहीं है, यूनिकनेस खत्म हो रही है, और इसके अंदर ये फंक्शन है और इसमें यूनिकनेस खत्म हो रही है, फंक्शन नहीं है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इफ इट इज ए फंक्शन, इस चीज को हम कैसे लिखते हैं, फंक्शन, जैसे अपन आर लिख रहे थे ना, रिलेशन, आर रिलेशन होता है और एफ क्या होता है, फंक्शन। उसको हम ऑर्डर पेयर में ऐसे लिखते हैं, जीरो जीरो से जाके मिल रहा है 115 से जाके मिल रहा है 315 से जाके मिल रहा है 15 से, सॉरी 315 से, एंड सो ऑन, लास्ट वाला लिख देता हूं 30 से मिल रहा है 150 से। दिस इज द नोटेशन। इसके फर्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, फर्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट्स मिलकर क्या बनाएंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन, कैपिटल एक्स, 0 1 से लेकर कहां तक जाएंगे, 30 तक, ठीक है। और y कहां से स्टार्ट होगा, 0 3 नहीं 5 15 से कहां तक, 150 तक, ये इसका कोड डोमेन है। इनफैक्ट इसको मैं रेंज बोलूंगा बाद में, इस वाले एग्जांपल में रेंज और फंक्शन दोनों इक्वल हैं, रेंज और कोड डोमेन दोनों इक्वल हैं।
रेंज में और डोमेन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो मैं आगे आपको समझाऊंगा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो जो भी क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं ना, वो एक एक करके पूछते जाना। सर वो उसकी यूनिकनेस का एक एग्जांपल बता दो, वो जिसमें x1 x2 x3 था और y एक ही था। सर। ये यस सर। देखो मैं इसका एग्जांपल, ठीक है, अगर मैंने बोला रूल स्क्वायर करके बुक्स लानी है, क्या बोला, स्क्वायर करके। अब एक स्टूडेंट आएगा, -1 आएगा, दोनों का आंसर कितना आएगा, 1। 2 आएगा, -2 आएगा, दोनों का आंसर कितना आएगा, 4। होगा ना ऐसा? यस सर। तो ये जो स्क्वायर वाला रूल है, ये मेनी, मेनी मतलब वो 1 से जाके मिल रहे हैं, मतलब बहुत सारे राजा, सॉरी, बहुत सारी रानी और एक राजा। देखो, ठीक है, ओके ये सर। हमारा स्क्वायर वाला फंक्शन। हाँ, अब इसका उल्टा, ये इसका एग्जांपल दो सर। ये भी इच्छा हुई होगी आपकी कि सर ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है। इधर 4 लिखा और इधर रूल मैंने बनाया +-√x, तो 4 का आंसर क्या आएगा, +-√x लगा दिया, क्या आंसर आएगा, +2 और -2 +2 2 और -2 ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। 4 2 4 - 2 रिलेशन जरूर है, पर ये फंक्शन नहीं। कभी भी ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हमेशा ध्यान रखना, +-√x मैथमेटिक्स में फंक्शन नहीं है। इसलिए आपको बचपन में ये बोलते थे कि √4 को +4 ही लिखो, माइनस मत लिखो, ऐसा लिखवाते थे। लेकिन ये फंक्शन के कंसेप्ट के कारण सभी डिटेल में नहीं समझाया जाता था। अभी भी डिटेल में मैं समझा रहा हूँ तो समझ में नहीं आएगा। अभी तो आपने शुरुआत करी इस चीज की, आप सोचो कितना डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे। दोनों 3 3 बार आप इसका रिवाइज करेंगे, टेस्ट देंगे। कुछ बच्चे 6 6 7 साल तक 11 क्लास पढ़ेंगे तो जाके समझ में आएगा। समझ गए, 6 से 7 साल साथ 11 क्लास पढ़ो, या तो टीचर जैसा एक्सपीरियंस लाना है तो एक ही क्लास को 6 से 7 साल पढ़ लो, अपने आप सब समझ में आने लग जाएगा। या 6 से 7 बार घर पे पढ़ लो एक ही साल में, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, शुरुआत है। नॉट ए फंक्शन, ए फंक्शन। पूरा बोर्ड भर दिया है मैंने, हर जगह मुझे लगता है सब दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत काम की चीजें हैं, इसको सबको नोट करके रखना, हर चीज आपको समझ में आएगी बाद में खुद, क्योंकि अपने हाथ से लिखी हुई चीजें हमें समझ में आती है। हमने क्या लिखा था, कैसे लिखा था, क्यों, कहाँ पर लिखा था, इसका क्या मतलब था, सर ने क्या बोला था, ये सब पूरी फिगर अपने जो बना बोर्ड पर जितना ही आप फिक्स कर लेंगे और आप इसको नोट्स में अपने बना के लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगी कि हमने क्या, इसको लिए क्या क्या वर्ड यूज करे थे। तो ये फंक्शन को ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, यहां पर ऐसे लिखते हैं। नाउ प्लीज आप सुने, आप ध्यान से। आपको पता है करीब 45 मिनट्स हो गए कंटिन्यूअस बोलते हुए। आपको इमेजिन करो, अगर आप इंटरेस्ट से समझ रहे थे ना तो आपको पता भी नहीं लगा होगा टाइमिंग का। अब आगे मैथ्स ऐसी चलेगी, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर समझ रहे हैं तो। जिनका मैथ थोड़ा सा भी अच्छा, उनको बहुत मजा आता है फंक्शन पढ़ने में। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, यहाँ पर, यहाँ 0 से लेके 30 तक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं x 2.5, तो बताओ y कितना आएगा। सर इंसान आधा थोड़ी ना होता है, सर इंसान वाई आधा तो कैसे आएगा ही होगा? नहीं। सर आधा इंसान। एनिमल, एनिमल यस ऐसा सर। क्यों नहीं? सर तो आधा इंसान थोड़ी ना होता है, हाँ? सर पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही क्यों, नहीं है। ह्यूमन तो एक ही क्यों? होता है ना, हाफ थोड़ी ना होता है। हाँ, बोले सर 2.5 थोड़ी होता है। 2.5 स्टूडेंट कैसे आएंगे, 2.5 आधा स्टूडेंट कैसे यस होता सर। है। हाँ कि सर 1.5 स्टूडेंट, सब काट ही नहीं सकते। 2.5 3.5। अब अगर अभी क्लास में होते ना तो पता है अभी क्या होता, पता है आपको हर साल क्या होता है, क्लास अगर अभी यहाँ होती, बच्चे सामने होते, पता है क्या होता है। जैसे मान लो 2 स्टूडेंट बड़े बड़े हैं और एक पास में छोटा सा हाइट वाला बैठा, तो बोले सर 2 हम और ये पास वाला 2.5 हो गए, ऐसे बोलते हैं बच्चे, है ना। तो ऐसी हंसी मजाक भी होती है क्लास पढ़ते समय, लेकिन अभी तो अपन वो कर नहीं सकते। मान लो आप, तो समझने के लिए आपने बिल्कुल से बोला सर ह्यूमन बीइंग फ्रैक्शन में थोड़ी होते हैं, 1 होता है, 0 होता है, 2 होता है, -2 लिख दूं। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। 31 लिखूं, 31 लिखूं, 31।
यस सर। सर कंडीशन अप्लाई नहीं है। हाँ, कंडीशन में अप्लाई नहीं है। वेरी गुड। 31 भी नहीं लिख सकता क्योंकि हमने लिमिटेड कर रखा है, 30 बच्चों की क्लास है तो 31 कहाँ से आएगी भैया? हाँ, तो वो भी नहीं लिख सकता। अब देखो सुनो ध्यान से, ये जो आप बोल रहे थे ना एक्स की ये वैल्यूज नहीं रख सकते, मतलब कुछ इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अकॉर्डिंग एक्स की कुछ वैल्यूज ही रख सकते हैं जो इस पर्टिकुलर एग्जांपल को ही सेटिस्फाई करती है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए फिट है, और वो एक्स की वैल्यूज होल नंबर में होगी। एग्री? और 30 से ज्यादा नहीं होगी क्योंकि होल नंबर तो 31 भी हो सकता है, 30 से ज्यादा नहीं होगी। इतना सब सोचकर हम जब एक्स की वैल्यूज को लिखते हैं ना, उसे हम बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फाइंड द डोमेन, 4 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन। इसका थोड़ी पूछेंगे कोई एग्जाम में, आपको आपका मैथ्स का एग्जाम्पल होगा, और वो जैसे जैसे मैं आपको टाइप्स पढ़ाता जाऊंगा समझ में आते जाएंगे कि फंक्शन के डोमेन क्या होते हैं। पर डोमेन का कंसेप्ट क्या है वो अभी समझ में आ जाना चाहिए कि डोमेन एक्स की वैल्यूज का सेट होता है, और उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए, उस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एक्स की वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करती है उसके लिए फिट होती है कि यार ये बात बिल्कुल फिट करती है। 2.5 थोड़ी लिख सकते हैं यहाँ पर, -2 थोड़ी लिख सकते हैं, 31 नहीं लिख सकते। आपका माइंड और आपका सेंस बोल रहा है ना, तो ऐसे उस क्वेश्चन के समय भी सेंस बोलना चाहिए, नहीं तो हंसी आ जाएगी। जैसे अभी आपको हंसी आ रही थी, तो 2.5 स्टूडेंट लिख दिया आपने ऐसे कर